उनको बाहर जो मोर्चे में पोजीशन ले गया था उनको भी ग्रेनेड से मार था, लेकिन अब पिन कैसे निकला ग्रेनेड की? दोनों हाथ, एक गोली इसमें लगी एक गोली इसमें लगी, आर पार होगी। मैंने तो सिर्फ उनको अपना नाम नंबर और कुछ नहीं बताया, ये सिखलाई थी कि आर्मी में अपना नाम नंबर बता दो, अपने पोस्ट पर ले गए। अब वो दो आदमी वो छोटे कद के हैं, अब दो आदमी पकड़े, ऑक्सीजन की कमी थी, दो आदमी यूँ पकड़े, यूँ ऐसे काफ़ी देर इंतजार करके मुझको टोमी चल पगडंडी पकड़, कुत्ता आगे चला जाए, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूँ, कहीं पैर फिसल जाए फिर गिर जाऊँ, फिर खड़ा हूँ, इस तरह से पगडंडी पर पहुँच गए। भगवान ने गाइड भेजा था, तभी तो कहते हैं मारने वाले से बताने वाला तेज है। आज की कहानी 1962 की है, यानी आज से 62 साल पहले की। इस कहानी का नाम है बैटल ऑफ रेजांगला। बैटल ऑफ रेजांगला की दो कहानियां हम पहले भी लेके आ चुके हैं अपने चैनल पे। ऐसा कहा जाता है कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट बैटल एवर फॉट, जहां भारत के 124 योद्धाओं ने 18,000 फीट और -30 के टेम्परेचर में 3,000 चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिनमें से 1,300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी 1,700 को अपनी मिट्टी में 1 इंच भी नहीं लेने दिया, वापस भेज दिया। पर हमने उसकी एक कीमत चुकाई, 114 जवानों की शहादत से। जी, वो 114 जवान हमेशा के लिए 18,000 फीट की ऊंचाई पे धरती माँ की मिट्टी में समा गए और वापस अपने गांव की मिट्टी में कभी नहीं लौट सके। आज की कहानी उन 6 बचे हुए वीरों में से एक की है, सिपाही निहाल सिंह जी। जिंदा तो बच गए थे, लेकिन चीनी सेना ने बंधक बना लिया। तो आज की कहानी उस 19 साल के लड़के की है जिसने सरसों के खेत के अलावा अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा था, खून भी नहीं। ये कहानी उस बर्फीली रात की है जब निहाल सिंह के दोनों हाथों से खून की धार बह रही थी और बर्फ़ का तूफान चल रहा था। लेकिन उस बर्फ़ के तूफान में दुश्मन के चंगुल से भागना किधर है नहीं पता। ये कहानी उस कुत्ते की भी है जिसने उस बर्फीली रात में उस नौजवान सिपाही की भागने में मदद की थी। जी हाँ, एक कुत्ते की। चलिए मिलते हैं ऑनरेरी कैप्टन निहाल सिंह जी से, उस बुजुर्ग से जो कहते हैं जब तक जिंदा रहूंगा उन बहादुरों की कहानी दुनिया को सुनाता रहूंगा। बाबा, बचपन में घर पर कौन कौन था और आपकी भर्ती कैसे हुई थी फौज में? हमारी माता जी तो हमारी याद नहीं आती, जन्म देते ही मेरे को तो पता नहीं, जन्म देते ही गुजर गई थी। मेरा पिताजी उस टाइम आर्मी में फौज में था, जो आगरा में 19 हैदराबाद राइफल थी उसके नाम पर भर्ती हुआ। हम 13 कुमाऊँ पलटन अहिरों की थी कुमाऊँगढ़ में, उसमें हमको भर्ती कर दिया और रानीखेत जाकर मैं 14/12/59 को मैं भर्ती हुआ। उस टाइम मेरी उम्र 18 साल की लिखी थी उन्होंने। बाबा, 1962 की लड़ाई में आपकी बटालियन ने रेजांगला पोस्ट पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। आपकी बटालियन मूवमेंट कैसे शुरू हुई थी? 13 कुमाऊँ की बदली, फिर वहाँ से रातों रात हुक्म मिला। पहले वहाँ से हमारी बटालियन फिर गुलमार्ग होती हुई सोनामार्ग पहुँची और 4 दिन में लेह में पहुँची, लद्दाख में। अचानक पहले 10वें महीने में लड़ाई शुरू हो गई थी नेपाल साइड में, और अचानक ऑर्डर मिला कि भाई पोस्टों पर जाएगी। वहाँ पर पोस्टों पर चसूल में पहुँच गए। चसूल में पोस्ट बांट रखे थे 18,300 की ऊंचाई पर। हमारी बटालियन पहुँच गई। माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,000 फीट है और आप लोग
18,300 फीट की ऊंचाई पे पोस्टेड थे। इतनी ऊंचाई पे वॉर लड़ने की ट्रेनिंग कहाँ हुई थी आपकी? कश्मीर में जो पट्टन में गए ना हम, वहीं पर करवा दी थी। 4 महीने ब्रिगेड कमांडर था टीसी सैन, वो 4 महीने पहाड़ों में यही ट्रेनिंग लड़ाई के देता रहा। ये तो वॉलंटियर ब्रिगेड कमांडर ने कहा था कि मेरी लड़ाई के लिए रजांगला बटालियन, ये आहिर बटालियन 13 कुमाऊं, लड़ाई के लिए मेरे 13 कुमाऊं फिट है। जब आप लोग 18,000 की ऊंचाई पर पहुंचे थे ऊपर, वहाँ मौसम कैसा था? मौसम ऐसा था, आपको पेशाब की आदत होगी ना, तो पेशाब आप करोगे ना तो बर्फ में गिरते ही बर्फ बन जाती थी पेशाब की। ये मौसम था वहाँ पर। ये हाथ और ये पैर फ्रोस्ट बाइट की बीमारी, खून जाम हो जाता था सर्दी से। ऐसा लगे जैसे अगर बर्फ की नू बौछार आ रही है ना, तो आप यूँ पीठ कर लोगे ना तब तो कुछ बचाव है। अगर बर्फ की तरफ मुँह नहीं कर सकते, मुँह पर आएगी बौछार बर्फ की, बर्फ गिरेगी मुँह पर गिरेगी आपके। आप हमारे हेलमेटों पर ना बर्फ गिर जाती थी, हेलमेट पर से बर्फ नीचे से डाल देते थे। ठंड के कपड़े थे आपके पास? कहाँ, पलोर जर्सी ये जो अपनी बोलते हैं ना, यहाँ तक कि कपड़े ही तो वो नहीं थे अवेलेबल। सनों का तो क्लोथिंग ही नहीं था सरकार के पास उस टाइम। ये तो बाद में सनों का तो बाद में लगे। हमारे तो पलोवर जर्सी बस और ये गर्म कमीज, वो भी पुराने। इतनी ऊंचाई पर आपने क्या देखा? बर्फ, रेत और पत्थर, 3 चीज़ों के अलावा वहाँ पर और कुछ नहीं है। वहाँ के रहने वाले थे वो भी भेड़ बकरियाँ अंडरग्राउंड रखते थे ज़मीन में, भेड़ बकरियों को खोद कर ज़मीन में। और हमारे भी ये हॉस्पिटलर ये थे ना, ये अंदर बैंकर बनाकर ज़मीन में, और तब ऊपर से थोड़ा, क्यों अगर ऊपर बनाए तो बम्बारमेंट से दुश्मन ख़त्म कर दे। बहुत भयंकर लड़ाई थी। ऐसे लड़ाई ना कभी होगी ना हुई। कंपनी फॉर्मेशन क्या थी रजांगला हिल पर? रजांगला हिल पर उस टाइम चार्ली कंपनी थी। तीनों बटालियन कमांडर रामचंद्र साहब, हरराम साहब और सूरजभान साहब, ये तीनों प्लाटून कमांडर थे। हमारा कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, जो मिला राजस्थान का रहने वाला था। बाबा, वॉर वाले वक्त पर इतनी ऊंचाई पर सिचुएशन कैसी थी? एक गए पैसे बनता था, यूं चीन में चला जाता था और हिंदुस्तान में आता था। बाकी पहाड़ को पार कर कर आते थे हिंदुस्तान भी और चीन भी। सेट काम नहीं करते थे। बाबा, जैसा आपने बताया कि चाइनीज़ आर्मी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया था, मगर असल में इस लड़ाई की शुरुआत कितने बजे हुई और कैसे हुई थी? हम सो रहे थे और संतनियों ने जब फायर आया था ना उनका, पूरी कंपनी अपने मोर्चे में, ये ट्रेनिंग होती है, अगर अपने अपने मोर्चे में तैनात हो गए पूरी कंपनी। अब चारों तरफ से हमला किया। 7 प्लाटून पर कर दिया पहले, फिर 8 पर 9 रिज पर थी, एक सेक्शन यूँ, एक सेक्शन यूँ, एक सेक्शन आगे ऐसे। फिर कंपनी हेडक्वार्टर 3 मोटर पूरे सब खत्म हो गए। अब किसी को ये थोड़ी मालूम था भाई कौन बचा है कौन नहीं बचा है। लड़ाई किस तारीख को हुई थी? 18 नवंबर ने रात को चीन वालों ने रात को करीब 3 साढ़े 3 बजे टाइम होगा, करीब 3 साढ़े 3 का रात का, सुबह का। तो उस टाइम वे लेग पिस्टल से फायर हुआ और हमारी कंपनी कमांडर ने
कंपनी को स्टैंड टू कर दिया। संतरियों ने बोला कि भाई साहब फायर आया, तो वहाँ हमारी कंपनी कमांडर ने जो से कंपनी को अपने अपने मोर्चे में स्टैंड टू कर दिया। अब घमासान युद्ध हुआ। हमारी 7 प्लाटून बाईं तरफ थी, 18,300 की ऊंचाई पर। एक ऐसे रिज बनता था, एक नाला बाईं तरफ आता था, बर्फ पड़ती थी ना उसमें, एक नाला दाहिनी तरफ आता था और ये रिज बनती थी, एक नाला यूं एक नाला यूं। इस रिज पर कंपनी हेडक्वार्टर 9 प्लाटून, कंपनी हेडक्वार्टर 3 मोटर। बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था उस टाइम। हमारे आर्मी का आर्टिलरी का रेंजिंग नहीं था, उनका तो पूरा तैयारी थी। वो इतनी भीषण लड़ाई हुई थी, आपको कैसे गोलियां लगी? मैं LMG का टन सामने कर रहा था, तो यूं टर्न किया, दुश्मन चारों तरफ से आ गया। LMG का टर्न यूं किया तो एक गोली मेरी इस हाथ में लगी, एक गोली इसमें लगी। मैं गोली लगते ही मैं मोर्चे में बैठ गया। गोली लगने के बाद फिर क्या किया आपने? चीन वाले मेरे मोर्चे के पास आए तो मेरे मोर्चे में फायर करता। मेरे गोली लगने के बाद में मैं LMG के पुर्जे निकाल कर पिस्टन ग्रिप पर भेज लो और फेंक दिए, वहाँ पत्थरों में फेंक दिए ताकि हमारा हथियार तो। और गोली लगते ही मैं मोर्चे में बैठ गया। मेरे इस हाथ पर भी खून, इस पर भी। हमारे किसी आदमी के पीठ में गोली नहीं लगी। ये तो मिसाइल है। अगर 114 के किसी आदमी के अगर कोई निशान पीठ में दिखा दे तो मैं उसको चैलेंज से कहता हूँ। 114 वीर शहीद हुए थे उस रात और आपको चाइनीज फोर्सेस ने पकड़ लिया था, इंजर्ड लेकिन जिंदा। तो मैं हरकत तो कर नहीं सका। अगर हरकत करता, ग्रेनेड के पेन निकल जाते तो मैं उनको बाहर जो मोर्चे में पोजीशन ले गया था उनको भी ग्रेनेड से मारता। लेकिन अब पिन कैसे निकले ग्रेनेड की? दोनों हाथ, एक गोली इसमें लगी, एक गोली इसमें लगी, आर पार होगी। मेरे से मोर्चे से बाहर निकाला, ऐसे पकड़ कर यहाँ से मोर्चे से बाहर निकाला। काफ़ी जनता भाग कर आ गई और चीन की मोर्चे से मेरे को बाहर निकाला। तब मैंने तो सिर्फ उनको अपना नाम, नंबर और कुछ नहीं बताया। ये सिखलाई थी कि आर्मी में अपना नाम, नंबर बता दो, अपना नाम बता दो और कुछ नहीं। मगर नो, वहाँ बोलते हैं कि हम लोग अपनी भाषा में हो, हमको कुछ नहीं मालूम। जब आपने उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, फिर उन्होंने आपके साथ क्या किया? मेरे को तो वहाँ पर पकड़ कर ले गए। मैंने सोचा भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। वहाँ पर उन्होंने, सर्दी बर्फ गिर रही थी, पकड़ कर ले गए। मैंने सोचा अगर मर जाता तो ठीक रहता। अब आपको उन्होंने जिंदा पकड़ लिया था, क्या किया उन्होंने आपके साथ? ऐसे इशारा किया कि नो, खड़ा हो और अपने पोस्ट पर ले चल कर, और मैं तो समझता था अगर भाई ठीक है। वो अपने पोस्ट पर ले गए। अब वो 2 आदमी, वो छोटे कद के हैं, अब 2 आदमी पकड़े, ऑक्सीजन की कमी थी, 2 आदमी यूँ पकड़े, यूँ ऐसे यूँ सहारा लगाए और इधर तो खून था ही, ऐसे यूँ पकड़ कर
ले जाए, थोड़ी दूर ले चले, ऑक्सीजन कमी से फिर थोड़ा, फिर दूसरे आदमी बदली करें। तो जब वो आपको पकड़ के अपने पोस्ट पे ले गए थे, चाइनीज पोस्ट की कंडीशन क्या थी? जैसे बरसात होती है ना, वहाँ बरसात नहीं होती, बर्फ ही गिरती है, बर्फ लगातार हवा, बर्फ की तरफ मुँह नहीं कर सकता, पीठ ही कर सकता है। तो वहाँ पर जब वो ले गए पकड़ कर मेरे को, तो अपने पोस्ट पर खड़ा किया, मैं गिर गया। ऐसे उन्होंने यूँ खड़ा किया ना, तो मैं अपना परमात्मा समझ जाता है, तभी तो बोलते हैं अग मारने वाले से बचाने वाला तेज है। चाइनीज पोस्ट से भागने का विचार कैसे आया? मैंने सोचा मैं भाई यहाँ तो मरेगा, देखा जाएगा, मगर ये तो मेरे को पता था कि इधर से दुश्मन लगा हुआ है और निकल जा तो इधर से निकल जा। रात को सब सो रहे थे, मैं उनकी तरफ हटा और थोड़ा हटकर और झील के साथ साथ होकर, और अपना जो पहाड़ शुरू था ना सख्त, उस पहाड़ की तरफ ऊंचाई पर चढ़कर, पगडंडी थी इस साइड में और मैं दाहिनी तरफ। अब पगडंडी पर दुश्मन लगा हुआ था, अगर वहाँ जाऊँ तो फिर दुश्मन फिर मारता। तो फाइनली जब आप वहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो दुश्मन का रिएक्शन क्या था? जब मैं वहाँ से निकल गया ना, तो उन्होंने 5 फायर किए। उन्होंने आवाज़ आई ना फायर की, तभी मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, यूँ हाथ को पकड़कर, भारी भारी पत्थर थे, उनमें मैं बैठ गया। मैंने देखा यार ये गैप में तो इधर भी फौज है और आगे भी है। अब ये नहीं मालूम था ना कि ये चीन के हैं कि हमारे हैं। अब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे कि इंडिया किधर है और चाइना किधर है, और आपके एक गलत कदम आपको फिर से चाइनीज टेरिटरी में घुसा सकता था। फिर आप वहाँ से बच के कैसे आ गए? तो वहाँ वो कुत्ता रहता था, वो हमारे पास पे चला जाता था, मैं कुत्ते को हम रोटी डाल देते थे, तो वो कुत्ता सेंट लेता हुआ मैं नीचे आऊँ अपनी तरफ, और मैं नीचे की तरफ ढाला ही था, तब वो कुत्ता था रहा ऊपर, भूखा था कुत्ता। ओहो भाई, इसका मतलब तो नीचे भी कुछ नहीं है, कुत्ता भूखा डोल रहा है। तो थोड़ी देर कुत्ता मेरे पास बैठ गया, काफ़ी देर इंतज़ार करके मुझको टोमी चल, पगडंडी पकड़, कुत्ता आगे चला जाए, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूँ, कहीं पैर फिसल जाए, फिर गिर जाऊँ, फिर खड़ा हूँ। इस तरह से पगडंडी पर पहुँच गए। कुत्ता 2 बार रुका, कुत्ता पगडंडी पर रुक जाए, 2 बार रुका और फिर कुत्ता चला। भगवान ने गाइड भेजा था, तभी तो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला तेज है। अगर कुत्ते की बात आप खुद ना बताते तो लोग मानते ही नहीं कि कुत्ते ने आपकी जान बचाई। आजकल तो कुत्ते मेनेस है ना। खैर, अब कुत्ता आपको इंडिया की टेरिटरी में सेफली पहुंचा के जा चुका था। आप भूखे थे, प्यासे थे, थक भी चुके थे। आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? मैं सोचा, मैं कहा भाई इसका अच्छा तो मर जाना। एकदम से भड़का आया, ऐसे घुमेड़ा आ गया, बेहोशी सी, और एकदम से अब बच्चे घबरा मत, कोई बात नहीं। मैंने देखा अरे वहाँ तो कुछ नहीं है। तभी तो वो कहते हैं परमात्मा जो है वो मारने वाले से बचाने वाला तेज है। अब पासवर्ड नहीं था ना, ये हालत थी, मगर पासवर्ड तो है नहीं। अगर पासवर्ड है नहीं तो हमारा ही गोली बचे हुए को मार देंगे, हमारे आदमी मार देंगे। मैं नहीं आया। जब नज़दीक पहुंचा तो दौलत राम साहब दूरबीन से देख रहा था, थोड़ा दूर रहा, तब बोला भैया तो अपना आदमी है रे। जब शिव साहब और सुबह में मेरे पास गए और उन्होंने बातचीत पूछा, मगर आदमी तो हमारे हैं घायल, लेकिन वो या तो मर गए होंगे या ख़त्म हो जाएंगे, तो चल ही नहीं सकते।
यहाँ तक अगर मेरे भी ये गोलियाँ यहाँ लग जाती तो मैं भी वहाँ 115वां होता। अपने वतन की मिट्टी पर वापस आप पहुंच के हेलुसिनेट करने लगे थे शायद, है ना? लेकिन उन वीरों की कहानी बताने के लिए भगवान ने आज आपको हमारे बीच रखा। आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसे शुरू हुआ? बोले यहाँ कोई बेड खाली नहीं है, सब में मरीज श्रीनगर में हॉस्पिटल में। फिर वो 4 सेक्शन थी जम्मू में, उसमें 4 सेक्शन 148 जनरल हॉस्पिटल की, उसमें जम्मू में ले गए जहाज से। शरीर से गर्म कपड़े ये खून खान सब सफाई करके डॉक्टरों ने फिर पट्टियाँ की, इस पर भी दोनों पर। और एक खून सर्दी थी ना, अगर गर्मी हो ना तो वहीं मर जाते, खून पूरा निकल जाता, खून जाम हो सर्दी से। तो उन्होंने यहाँ से राड देकर यूँ गंदा खून वो जमा होता ना वो निकाला, और मेरे हाथ में कोई से नहीं, हड्डी पर नुकसान नहीं हुआ। क्या मंजर रहा होगा उस धोखेबाज चाइना की वजह से देश का जवान अस्पताल के बेड पे पड़ा हुआ था। चीन ने आखिर ये किया क्यों? ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? कोई सरकार का कोई आर्मी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। क्यों? कुछ ऑनलाइन ने धोखा कर दिया। अगर नेहरू जी को नेहरू जी के पास आया और दोस्ती का नाता जोड़कर दुश्मनी करते ही। सीरो इंडिया वार 1962, चाइना ने अरुणाचल लद्दाख के कई हिस्से अपने कब्जे में कर लिए थे। रजांगला पोस्ट की कहानी सबसे अलग रही। एक रजांगला पोस्ट ऐसा था जिसमें हिंदुस्तान कामयाब रहा और चीन का ये धक्का लगा। अब 3000 आदमी में से 1300 आदमी मौत के घाट गए और घायल हो गए और कुछ बच गए। जिस टाइम टेलीफोन नहीं होता था और आप हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम रहे, वो लड़ाई नेफा की सबसे बड़ी लड़ाई में से एक थी। आपको कब पता चला कि कितने साथी बच गए और कितने शहीद हो गए? उस टाइम ये भी नहीं पता था भाई कौन मर गया और कौन जिंदा है। हमारी पलटन में 114 मरे ना, उसके घर पर क्यों अब डेड बॉडी तो मिली नहीं। अब हमारी सरकार कैसे यूँ कह देख भाई ये आदमी हमारे पास नहीं है। हमारे हर आदमियों ने ये कहा कि जितने शहीद हो गए थे ना, तो हमारे सब के घर पर लेटर डाला था। अब तुम्हारा आदमी हमारे पास तो है नहीं, आपको खबर लगे तो हमको बताना, हमारे पास तो जिंदा है नहीं। फरवरी 1963 में जब ब्रिगेडियर टी.एन. रैना और लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा पोस्ट पर गए थे, तो आप लोगों ने बर्फ में जम चुके शहीदों की डेड बॉडी को पहली बार देखा। कैसा था वो देखना? 8 डेड बॉडी तो 2 साल बाद में मिली थी, बर्फ पिघल गई तब। अब वो हर कपड़े पर नंबर थे, नहीं वैसे कौन पहचान लेगा है। और सबको एक लाइन में यूँ, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन यूँ लगा कर और दफनाया था। और अभी वो मेमोरियल बना हुआ है। बाबा 1962 की लड़ाई को 62 साल बीत चुके हैं। कितना याद आते हैं आपको आपके साथ के वो साथी? मेरे को जब बिल्कुल घायल आ जाता है ना, तब नींद आती है, नहीं तो वो तो याद ही रहते हैं मेरे। और जिस दिन मेरा दम निकल जाएगा ना, उस दिन तो परमात्मा भुला ही देगा। जब तक मेरा सांस रहेगा ना मेरे शरीर में, उनको तो 114 को तो मैं बोल नहीं सकता।
And how can a man die better than facing fearful odds from the ashes of his fathers and the temple of the gods? अनसंग इंडिया फाउंडेशन के साथ बने रहिए। जय हिंद।